नमस्कार बच्चों, आपको इस चैनल पर संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य दोनों पढ़ाए जाएंगे। देखते हैं। भाष्यते यासा भाषा, विचारों का विनिमय या प्रकाशन भाषा के माध्यम से ही होता है। संस्कृत भाषा की बेसिक जानकारी देख रहे हैं आज हम। भाषा विचार विनिमय का साधन क्या है? भाषा है। संस्कृत एक भाषा है जिसका प्रारंभिक नाम देववाणी था। वाल्मीकि ने रामायण में और भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में संस्कृत को क्या कहा है? देववाणी कहा है। देवताओं की वाणी देववाणी कहा है। संस्कृत को वर्तमान में 3 नामों से जाना जाता है: देववाणी, देवभाषा, प्राचीन भाषा और स्वतंत्र भाषा। वर्तमान में 3 नामों से जाना जाता है संस्कृत को। देववाणी देवताओं की भाषा है, प्राचीन भाषा है और स्वतंत्र भाषा है। संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति देखते हैं। नहीं, संस्कृत शब्द की, भाषा की नहीं, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय धातु कर्ण अर्थ में, डुक्रिय धातु कौन से? कर्ण अर्थ में, और कत प्रत्यय करने पर संस्कृत शब्द बनता है। सम उपसर्ग डुक्रिय धातु और कत प्रत्यय से संस्कृत शब्द बनता है। निर्वचन संस्कृति इति संस्कृतम, वह भाषा जो ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी देती है उसे क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं। संस्कृत भाषा अपने को ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी देती है, इसे वो संस्कृत भाषा है जो अपन को ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी देती है। संस्क्रियते संस्कृति संस्कृतम। वेदांग, इनको कहते हैं षट्सु वेदांगेषु प्रधानम व्याकरण। वेदांगों में व्याकरण प्रधान मुख्य माना जाता है। ये वेद रूपी पुरुष के अंग हैं। इन्हें षडंग भी कहते हैं। वेदांग का दूसरा नाम क्या है? षडंग है। ये 6 होते हैं इसलिए इनको षडंग बोलते हैं। वेद रूपी पुरुष के अंग हैं और उनसे ही अपने को क्या सीखते हैं वो देखते हैं। ये तो वेद रूपी पुरुष है, ठीक है, ये अंग है। तो शिक्षा ग्रहणम, कल्प हस्तो, व्याकरण मुखम, निरुक्त करणो, छंद पादो, ज्योतिष नेत्र। शिक्षा ग्रहण नासिका से, कल्प हस्त हाथों से, व्याकरण मुख से, निरुक्त करण से, छंद वेदरूपी पुरुष के पांव में और ज्योतिष नेत्र है। शिक्षा शिक्ष्यते यासा शिक्षा, वह शास्त्र जो वर्ण व्यवस्था को सिखाता है उसे शिक्षा कहा जाता है। शिक्ष्यते यासा शिक्षा, वह शास्त्र जो वर्ण व्यवस्था को सिखाता है उसे शिक्षा कहा जाता है। अक्षर नैक्षर इति अक्षर, नैक्षर वह इकाई से खंडित नहीं किया जा सकता, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होती है उन्हें अक्षर कहते हैं। नैक्षर इति अक्षर है। महर्षि पतंजलि के अनुसार अक्षर और वर्ण एक दूसरे के पर्याय हैं। पर्याय का मतलब विलोम शब्द है। वर्ण वर्ण्यते वे वर्ण, जिनके द्वारा वर्ण किया जाता है वे वर्ण हैं। संस्कृत में वर्ण 63 या 64 है, 63 64। ऋक् प्रातिशाख्य में वर्ण 52 माने गए हैं। ऋक् प्रातिशाख्य में, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में 64, वात्स्यनीय प्रातिशाख्य में 64, पाणिनि ने 63 64 दोनों माने हैं। तो ये नाम देके आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऋक् प्रातिशाख्य में वर्ण कितने हैं तो अपने को 52 करने हैं, और तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के बारे में पूछे तो 64 करने हैं, वात्स्यनीय प्रातिशाख्य के बारे में पूछे तो 64, और पाणिनि के बारे में पूछे तो 63 64। और ऐसे ही पूछ ले कि वर्ण कितने होते हैं, वर्ण कति, तो 63 ऑप्शन एक ही आएगा, चाहे 63 आओ या 64 आओ, या दोनों ही माने चाहिए, दोनों ही शुद्ध होंगे, या दोनों साथ में आएंगे, या एक ही आएगा। संपूर्ण वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया, स्वर और व्यंजन। 2 वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर स्वम राजंत इति स्वर, स्वम राजंत इति स्वरा, स्वम उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, अर्थात स्वर के उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है। स्वम राजंत इति स्वरा, स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, वो उनको किसी उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती है। संस्कृत को स्वर
संस्कृत में स्वर को अच भी कहा जाता है। में आएगा को नहीं आएगा। संस्कृत में स्वर को अच भी कहा जाता है और संस्कृत में 21 या 22 स्वर माने गए हैं। ये भी दोनों साथ में ऑप्शन आएंगे, 21 या 22। संस्कृत में स्वर 21 या 22 है, तभी तो वर्ण 63-64 हो रहे हैं। कोई तो 21 मान रहा है, कोई 22 मान रहा है। स्वरों को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्वर भी 3 भाग हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व एक मात्रिक या मात्रिक स्वर कहा जाता है। एक मात्रिक या मात्रिक स्वर कहा जाता है। ह्रस्व के उच्चारण में एक नाड़ी के चलने के बराबर समय लगता है। एक नाड़ी चलने के बराबर समय लगता है। ह्रस्व का दूसरा नाम लघु भी है। इन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। संस्कृत में ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, ए, ई, उ, री, लरी। ये संस्कृत में ह्रस्व या लघु स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए, ई, उ, री, लरी। चा श्रुत तुल्य काल ह्रस्व है। चा श्रुत तुल्य काल ह्रस्व है। नीलकंठ पक्षी की आवाज़ के बराबर ह्रस्व का उच्चारण समय लगता है। जैसे नीलकंठ पक्षी बोलता है ना जल्दी सी, वैसे ह्रस्व स्वर का उच्चारण में समय लगता है। चा, इसलिए ये भी पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर किसके तुल्य काल ह्रस्व होता है, तो चा श्रुत तुल्य काल ह्रस्व होगा। दीर्घों को द्विमात्रिक या बहुमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घों के उच्चारण में 2 नाड़ी के बराबर समय लगता है। दीर्घों का दूसरा नाम गुरु भी है और ह्रस्व का दूसरा नाम लघु है। दीर्घ स्वर 8 होते हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर 5 होते हैं। ये 8 होते हैं, आ, ई, उ, ई, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये 8 दीर्घ या गुरु स्वर होते हैं। सामान्य दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर दीर्घ देखते हैं। ये संयुक्त स्वर दीर्घ संयुक्त हैं, 2 से मिलकर बने होते हैं। और सामान्य दीर्घ स्वर होते हैं ए तो आ बन गया, छोटी ऊ को तो बड़ी ई बन जाएगी, छोटा ऊ को तो बड़ा ऊ बन जाएगा, छोटी री होगी तो री बन जाएगी। ये तो सामान्य दीर्घ है। और संयुक्त स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, जैसे ए और ई से बनते हैं ए, तो इन चारों को है ना संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ए, ई से मिलकर ए बनेगा, ए और ए से मिलकर ऐ बनेगा, ई और ऊ से बनके ओ बनेगा, ओ, ए और ओ से मिलके औ बनेगा। यहाँ पे ए और ई से तो ए बना, ए छोटा ए, और ए और ए से मिलके ऐ बना। वैसे ही ए और ऊ से मिलके ओ बना और ए ओ से मिलकर औ बना। व्यास रुत तुल्य काल दीर्घ, तो उसमें तो क्या नीलकंठ पक्षी था, चा श्रुत था ह्रस्व वाले में तो, और इसमें व्यास श्रुत होता है कौवा, व्यास पक्षी होता है कौवा पक्षी, और उसमें चा श्रुत नीलकंठ पक्षी था। व्यास श्रुत तुल्य काल दीर्घ, कौवे पक्षी की आवाज के बराबर दीर्घों के उच्चारण में समय लगता है। फ्लूत, फ्लूत का प्रयोग संबोधन में होता है। फ्लूत को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। वो एक मात्रिक, 2 मात्रिक और त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। फ्लूत का उच्चारण 3 नाड़ी, उसमें ह्रस्व में 1 नाड़ी, दीर्घ में 2 नाड़ी और इसमें 3 नाड़ी के बराबर समय लगता है बोलते तब। ह्रस्व फ्लूत स्वर 9 होते हैं, ह्रस्व या लघु स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं और फ्लूत स्वर 9 होते हैं। ये इसका सिंबल होता है फ्लूत का, ये लगा हुआ है ना सबके आगे, ए, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। मयूर रुत तुल्य काल फ्लूत, मोर पक्षी की आवाज़ होती है ना, उसके तुल्य फ्लूत होता है, मयूर पक्षी के तुल्य। तो मयूर रुत, ये भी ध्यान रखना है, इनमें चा श्रुते, व्यास श्रुते, मयूर रुते, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे सीधे सीधे उठा के पूछ लिए जाते हैं। मयूर रुत काल तुल्य, मोर पक्षी के आवाज़ के बराबर फ्लूतों के उच्चारण में समय लगता है। उकालो अजस्व दीर्घ फ्लूत, उ, ऊ, इनकी क्रमशः ध्वनि फ्लूत संज्ञा होती हैं। उ, छोटे ऊ में ह्रस्व, उ दीर्घ और ये सिंबल आ गया इसका, तो ये तो ह्रस्व या लघु, दीर्घ, गुरु या फ्लूत। ह्रस्व किस समान होता है, चा श्रुत पक्षी के समान इसकी आवाज़ होती है, बोलने में समय लगता है।
आवाज़ नहीं, बोलने में समय लगता है। जैसे चा श्रुत नीलकंठ पक्षी बोलता है ना जल्दी से, वैसे हंसुआ बोलना चाहता है। और जैसे कौवा बोलते हैं काव, वैसे ही दीर्घ को अपने को बोलने में तभी। और मयूर बोलता है, मयूर की आवाज़ आपने सुनी होगी, भी थोड़ी लंबी होती है, तो वैसे ही अपने को फ्लूत बोलने में। तो ये भी ध्यान रखने वाले होते हैं अच्छे से कि हस्व स्वर, इनकी संख्या भी होती है। हस्व 5 होते हैं, ये 8 होते हैं और ये 9 होते हैं। और ये कौन से पक्षी के समान बोलने में समय लगता है, ये भी अच्छे से ध्यान होगा तो अपने क्वेश्चन गलत होने से बचेगा। इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।